हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया एक नंबर से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एनडीए 2025 के लिए रिवीजन सीरीज और जीके के लिए, और जिसके अंदर सबसे पहले अपन उठा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और जिसकी क्लास नंबर 1 है। सिलेक्शन की गारंटी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अपन ने एफआईक्यू सीरीज मैथमेटिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए स्टार्ट कर दी है, तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। और उनके अगर शेड्यूल की बात करें तो एफआईक्यू सीरीज जो मैथमेटिक्स की है वो उसका शेड्यूल कुछ इस टाइप से है, जिसका इनइक्वालिटी कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास के अंदर आपको लोगरिथम देखने को मिलेगा, और इस टाइप से अलजेब्रा के टोटल 10 क्लासेस जो है वो सुबह आपको 9 बजे को देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप रेगुलरली क्लासों को फॉलो कर पाए। इन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल, सॉरी, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आज अपन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या चीजें रही। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज, आइडियाज जो अपने पास में फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, यानी कंट्री किस टाइप का रहने वाला है, उसका क्या बिहेवियर रहेगा, उसका जो बेसिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और अगर हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये हो गया कई जगह तो दृढ़ है जहाँ पे चीजें नहीं बदल सकती, और कई चीजें फ्लेक्सिबल है, यानी अपन कॉन्स्टिट्यूट जैसे अमेंडमेंट एक्ट निकालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी किया जा सकता है। पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात करें कि while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary। इसका मतलब ये है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे वोटिंग होती है, जहाँ पे लोकतांत्रिक, तो अपने पास में जितने भी देश हैं उन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। यानी आप ये बोल सकते हो कि सॉरी, जैसे डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है, तो डीसी से आप याद रख सकते हो कि डेमोक्रेटिक है कंट्री तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक होना जरूरी नहीं है। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं ब्रिटेन की, तो उसके अंदर क्या होता है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। अभी भी राजा रानी वाला, किंग और क्वीन वाला सीन अभी भी वहां पे चलता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम यूएसए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिन होता है वो यूएसए से होता है, जो 1787 यानी 1787 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन उसका फ्रेम हुआ था। और अगर पूछ ले कि यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कब बनाया जाता है, तो 4 जुलाई 1776 के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आपको पूछ ले कि यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कौन सा था, तो 1776 था। उसके 11 ईयर बाद में, यानी 11 साल बाद में 1787 में उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया रही, वो सारी की सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट का मतलब हो गया कि एक ऐसा पेज या एक ऐसा नोट्स जो है वो तैयार किए गए थे, जिसमें आपको ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। तो 1928 के अंदर, 1928 के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको चेयर किया था, यानी जिनके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, और उसका नाम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो जब अंग्रेजों ने बोला आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, तब उस टाइम पे 1928 के अंदर जो ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये हो गया, जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी पार्टीज बनी हुई थी, जैसे इसमें जिन्ना भी थे, जिन्ना के 14 पॉइंट भी आएंगे जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिए थे, वो सारी चीजें हैं। अपने को जो अपने एग्जाम से रिलेटेड याद रखना है कि फर्स्ट ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, तो अपन बोलेंगे 1928 के अंदर। किसके अध्यक्षता में किया गया था, किसके चेयर किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, और उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, तो 1928 के अंदर आई थी, ठीक है। उसके बाद करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। तो उसके बारे में एक सबसे पहले जिक्र किसने किया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि 1934 के अंदर एम एन रॉय नाम के, मानवेंद्र रॉय नाम का एक व्यक्ति था, उसने सबसे पहले डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर थी, सबसे पहले वहां पे उसको फॉर्म किया था 1934 के अंदर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब 1934 के अंदर, 1934 के अंदर एम एन रॉय ने ये बात कर दी। अब हुआ क्या कि 1935 के अंदर डिमांड बाय कांग्रेस, कांग्रेस ने भी क्या करना, डिमांड करनी चालू कर दी कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए।
अब ब्रिटेन से ऑफर आते हैं इस चीज के लिए। ऑफर क्या आया था, क्योंकि अपने को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक चला था। तो उस टाइम पे ब्रिटेन को इंडिया के सैनिकों की जरूरत थी, सोल्जर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ कर देंगे। ठीक है, तो रीजन क्या था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो सबसे पहले अगस्त ऑफर आया था। ये कब आया था? 1940 के अंदर आया था। ठीक है, उसके बाद में 2 साल बाद क्रिप्स प्रपोजल आता है, जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स लेके आते हैं, 1942 के अंदर आया था। उसके बाद नाइन वेवल जो थे 1945 के अंदर वेवल प्लान आया था, और 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था। देखो ये बार बार प्लान आ क्यों रहे हैं, इसका रीजन आगे देखेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ईयर और कौन सा ऑफर आया था ब्रिटेन की तरफ से, वो याद रखना है। रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकंड, क्योंकि एनडीए में हमारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम होते हैं, तो एक एक चीज को अपने को नोट करते हुए चलना है। कि अगस्त ऑफर 1940 के अंदर आया था, फिर 1942 के अंदर सर स्टैफर्ड क्रिप्स का आया था, 1945 के अंदर वेवल प्लान आया था, उसके बाद 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 व्यक्ति थे, जो तीनों का नाम अपने को याद रखना है अच्छे से। पहला था पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई वाला नहीं, ये पैथिक लॉरेंस है, जो कि यहाँ पे चेयरमैन भी थे। इन तीनों के अंदर जो चेयर कर रहा था, जो मैन था, वो पैथिक लॉरेंस था। उसके बाद सर स्टैफर्ड क्रिप्स आता है, जो कि क्रिप्स प्रपोजल 1942 के अंदर लाया था। ये सारे के जितने भी थे ना, चार तीन के तीन ऊपर जो तीन की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंडिया ने रिजेक्ट कर दिए थे। कारण क्या है वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा याद रखो कि कैंसिल हो गए थे। उसके बाद एवी अलेक्जेंडर भी था। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 के अंदर लेके आए थे, उनको इन्होंने लीड किया था। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो याद करने के हैं वो ये कि कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि सोर्स या मींस, जो भी स्रोत हैं, जो भी सोर्स हैं, वो प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं। कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी रेलवे हो गया, कोई भी एयरलाइन हो गई, जितने भी सोर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि चाइना एग्जाम्पल है, चाइना। ओलिगार्क का मतलब होगा गवर्नमेंट बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट जो होती है, उसको अपन ओलिगार्की बोलते हैं। ये आपने अगर अपन इंग्लिश की क्लास देखोगे तो वहां पर भी आपको ओलागिक देखने को मिलेगा। जैसे कि चाइना के अंदर कुछ लोग ही चला रहे हैं, और रशिया के अंदर भी वही सेम कंडीशन है। मोनार्की का मतलब बताइए आपको, जहाँ पे एक राजा होता है, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, स्पेशली किंग या मोनार्क के द्वारा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया वाला आप जानते हो, नॉर्थ कोरिया वाला जो भी है, तो क्या है, वो मोनार्क है, उसके जो बनाए हुए रूल ही सबको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो बोलते हैं आज दिन है, तो उसके लिए सभी के लिए दिन होगा, आज रात है तो रात होगी। फिर आता है टोटलेशन, इसका मतलब टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजन बाय हुमएवर इज रूलिंग, जो भी रूलिंग कर रहा है वो सिटीजन के लिए। क्लियर है, तो कम्युनिस्ट पता चल गया। कम्युनिस्ट का मतलब हो गया गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे कि चाइना हो गया। मोनार्की का मतलब कुछ लोगों के द्वारा हो गया, जैसे कि चाइना और रशिया हो गया। मोनार्की का मतलब नॉर्थ कोरिया, और टोटलेशन। क्लियर है। अब देखिए, ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस ने, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 के अंदर 3 पर्सन, कौन कौन से, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर के द्वारा जो लाया गया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था, एंड मुस्लिम लीग, यानी दोनों ने किया था। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसके द्वारा ही बनी जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। रीजन क्या था, आप देखिए, रीजन जो पहले वाले आए थे उनका रीजन क्या था, क्योंकि कांग्रेस ने डिमांड की थी हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, बट दे ऑफर डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस ने बोला कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, लेकिन वो ऑफर कर रहे थे उन तीन के अंदर, कौन कौन से, 1940 वाला जो कि अगस्त ऑफर था, 1942 वाला सर स्टैफर्ड क्रिप्स वाला जो था क्रिप्स मिशन, और 1945 वेवल प्लान। वो बोल रहे थे कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे आपको। उन्होंने बोला नहीं, हमें पूर्ण स्वराज की चाहिए। अभी पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेटस क्या होता है वो अपन पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी नाम की एक है, जिसका मतलब क्या है, एक फेमस स्पीच है। ठीक है, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का एक फेमस स्पीच है, जो डिलीवर की गई थी 14 अगस्त 1947, यानी देश आजाद होने के एक दिन पहले ये डिलीवर की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। कि नेहरू ने गांधी जी को रेफर करके बोला था कि उनका एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब क्या हो गया, उनका ये प्रमुख उद्देश्य है, एक ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप अप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी ईयर, सभी आंखों से आंसू पोंछने का एक एम्बिशन है हमारे ग्रेटेस्ट मैन का। गांधी जी को ये गांधी जी के लिए ही रेफर की गई थी, नेहरू जी ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद आता है डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है। इट इज ए स्टेटस गिवन बाय द सर्टेन कंट्रीज, सर्टेन कंट्री को दिया गया स्टेटस है। इसका मतलब यह होगा दैट अलाउड देम टू द सेल्फ गवर्निंग while still remaining part of British Empire. The term dominion means that which is mastered or ruled. डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होगा कि आप सरकार बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सरकार बनाइए, लोग आपको चूज करेंगे, लेकिन कंट्रोल हमारा रहेगा। कंपनी तो गड़बड़ था, इसीलिए कांग्रेस ने बोला नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए,
हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें एकदम पूरे तरीके से छुटकारा चाहिए। और आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इसमें ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो देश छोड़ के गए थे। आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली इतने वीक हो चुके थे, इतनी उनकी कमर टूट गई थी इकोनॉमी के अंदर कि उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। वरना आपको भी पता है, जो सोने की चिड़िया था वो आज भी सोने की चिड़िया, बहुत सारी चीज़ें देखने समझने के बाद में उन्होंने देश को छोड़ा था। उसके बाद आता है कि कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो कितनी सीटों पे लड़ा गया, कितनी रहा, तो देखिए टोटल सीट 389 थी। क्लियर है? जिसके अंदर 296 जो थी वो इलेक्टेड थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ब्रिटिश इंडिया और 93 जो सीट थी वो नॉमिनेटेड थी। नॉमिनेट का मतलब ये हो गया कि वहां पे राजा रजवाड़े चल रहे थे बीबी। जैसे कि लोग राजा ने बोल दिया कि भैया हमारी तरफ से ये नॉमिनेट होगा, ये यहाँ से चुन के जाएगा। तो फिर प्रजा की हिम्मत नहीं थी कि प्रजा बोले नहीं हम तो इसे वोट करेंगे, तो वो 93 थे। बाकी 296 जो सीटें हैं वो इलेक्ट होकर निकली थी 10 लाख लोगों पे, यानी 1 मिलियन पर्सन पे एक व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था। अब 296 के अंदर भी 292 और 4 हैं, जिसके अंदर 292 गवर्नर प्रोविंसेस आते हैं और 4 आते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। आगे डेप्थ में इतना अपने को नहीं पूछेगा एनडीए। अपने को इतना याद रखना है कि 389 सीटें थी, जिसमें 296 और 93 अलग अलग हैं, जिसमें 296 हैं वो ब्रिटिश इंडिया यानी इलेक्टेड रहेंगे, और 93 जो सीटें हैं वो अपनी नॉमिनेटेड रहेंगी। क्लियर है? उसके बाद में 296 में भी 92 और 4 याद रखना है। 92 के अंदर गवर्नर प्रोविंसेस है और 4 जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो, जब चुनाव ना होगा 1946 के अंदर, जब चुनाव होगा जुलाई अगस्त के अंदर, 1946 के अंदर प्लान आ गया था, तो जुलाई अगस्त के अंदर तो चुनाव लड़ने पड़ेंगे। उससे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, यानी टेम्परेरी, कुछ दिन के लिए रहेगी, उसके बाद जब लोग चुन के आ जाएंगे तब अपन वापस लोगों को दे देंगे उनके पोर्टफोलियोज वगैरह। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था, जिसे वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, वो था विस्कॉन्ट वेवल। ये आपको याद रखना है। ये फरवरी 1947 तक रहते हैं, और बाद में लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फ्रॉम फरवरी 1947 के बाद वाले। तो पहले कौन थे? वेवल था, लॉर्ड वेवल, जिसे विस्काउंट वेवल जिसे बोलते हैं, या आपको पेपर में वीसी वोवल भी देखने को मिल सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विस्केंट वेवल वगैरह आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ये वाला हो गया। इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं अपन कि प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था, जिसे वॉइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया है। 1947 तक तो वेवल है, उसके बाद में फरवरी से स्टार्ट हो गया, यानी प्यार का महीना फरवरी होता है, उसके बाद माउंटबेटन आ गया। अगर आपको बोल दिया जाए ना कि इंडिया को जो बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान की, तो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। माउंटबेटन प्लान ही था, उसी के थ्रू इसका देश का बंटवारा हुआ था। और आपने पता है एलओसी और एलएसी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो लगी थी। उसके बाद आता है कमांडर इन चीफ कौन था उस टाइम पे, तो सर क्लाउडे ओजेंसलेक था इसके अंदर। ठीक है, तो सर क्लाउडे से याद रखना है आपको, क्लाउड का मतलब बादल टाइप का, तो कमांडर कौन होगा? कमांडर इन चीफ होगा क्लाउडे। ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो कि एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन को भी संभाल रहे थे, वो थे अपने जवाहरलाल नेहरू, जो INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। होम अफेयर आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनका इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का भी था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद नाम आता है। तो कौन से रिवर के ऊपर आपको बताना है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात के अंदर इनका बना हुआ है स्टेच्यू। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर और फूड किसको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। कॉमर्स की बात करें तो इब्राहिम इस्माइल और ये चंद्रीगार है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? जैसे कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं, कॉमर्स जैसे या तो आर्ट लेते हैं, साइंस लेते हैं, कॉमर्स के बच्चे स्माइल लेते हुए इब्राहिम ने क्या किया है, स्माइल करते हुए कॉमर्स को चूज कर लिया। आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो डिफेंस का मामला है, डिफेंस का मामला, डिफेंस का मतलब क्या हो गया? जिसके बाजू में ताकत हो। जैसे कि अपन जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो उसके अंदर पढ़ेंगे कि 4 टाइप के वर्ण सिस्टम थे इसके अंदर। ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो क्षत्रिय कौन से थे? जिनके ऊपर भुजाओं के दम पे बने हुए थे। आप डिफेंस को याद रखिए, बलदेव, जिनके ऊपर बल है। उसके बाद आता है फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब लियाकत अली खान जो थे। अब इसको कैसे याद करें? फाइनेंस का मतलब है पैसा। तो कई लोग बोलते हैं पैसा, बोला ले आओ, बोला पैसा, बोला ले आओ, यानी लियाकत अली खान से याद रखना है। एजुकेशन और आर्ट की बात करोगे तो सी राजगोपालाचारी आपको देखने को मिलेगा। याद कैसे रखोगे? एजुकेशन के लिए बोलते हैं ना कि 4 अक्षर तो पढ़े नहीं, तो 4 से 4 ही राजगोपालाचारी, याद हो जाएगा इजीली। उसके बाद हेल्थ की बात करेंगे तो गजफ्फर अली खान हो गया। ठीक है, गजफ्फर अली खान। जैसे इसको याद करने का कुछ ऐसा तो मुझे लगता नहीं कुछ याद करने का है, लेकिन थोड़ा सा गजफ्फर अली खान को याद रखना। ठीक है। उसके बाद लेबर की बात है तो लेबर के लिए जगजीवन राम। नॉर्मली ये जो वर्ड है आपको जगजीवन राम वगैरह जैसे ओल्ड टाइप के नेम है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? गाँव में। तो
सॉरी, वहां पर क्या करते हैं लोग, नॉर्मल लोग जो है वो लेबर का काम कर रहे हैं, तो वो जगजीवन राम से आप थोड़ा सा याद रिलेट कर पाओगे। ठीक है, मेरा यहाँ पे किसी को हर्ट करने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मेरा पर्पज आपको एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से याद करना, ताकि पेपर के अंदर डायरेक्ट टिक हो जाए, वो उद्देश्य रहेगा। ठीक है, प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि चीजें याद करना और पेपर के अंदर परफॉर्म करना दोनों बहुत ही कठिन चीजें हैं। तो उनको किस टाइप से याद करें कि अपना काम हो जाए और पेपर में अच्छे से याद रहे। लो के अंदर बात करें तो जोगिंदर नाथ मंडल जो मिलेगा। लो के अंदर अगर आपने जोगिंदर का नाम सुना होगा, थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, तो वो नाम सुना हो तो उसके ऊपर लो वगैरह केस वगैरह लगे थे, तो लो से याद करना जोगिंदर नाथ मंडल। या फिर आप मंडल पी रहे थे, बीड़ी का मंडल पी रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसे करके आप थोड़ा याद रखना। ठीक है, उसके बाद रेलवे और कम्युनिकेशन की बात करें, पोस्ट एंड एयर की बात करें, तो अब्दुल रब निस्तार, जैसे क्या बोलते हैं, अब्दुल भाई, अब्दुल रब भाई, मकसद नहीं बोलना है ट्रेन के अंदर, तो क्या होगा, रेलवे एंड कम्युनिकेशन के लिए आपको ये याद रखना है। या एयरपोर्ट के अंदर जैसे हड़कम मच जाती है कि ये कोई आ गया बाहर से, तो अब्दुल रब निस्तार से थोड़ा याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है कि सीट जो एलोकेट हुई थी ब्रिटिश प्रोविंसेस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन टाइप से देखने को मिलेगी, मुस्लिम देखने को मिलेगा, सिख देखने को मिलेगा और जनरल देखने को। एक सीट के ऊपर 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन पे एक सीट को अलॉट किया गया था। कितनी सीट थी, वापस रिवाइज करो मेरे साथ साथ में, 389 सीटें थी, 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 जो थी 296, और फिर कितनी, 389, 93 सीटें। ये देखिए 296 और 93 सीटें किसके अंदर थी, प्रिंसली स्टेट के अंदर थी। फिर 296 में 292 और 4 ब्रेक कर लिया था अपन ने। अब आता है कि इलेक्शन का मेथड क्या रहेगा, तो इलेक्शन का इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, प्लस में सिंगल ट्रांसफर वैल्यूज वोट सिस्टम होगा। ये अपन जो है वो राज्यसभा की जब पढ़ेंगे ना, राज्यसभा पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे आगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आपको याद रखना है कि इलेक्शन के जो मेथड थे वो इनडायरेक्ट थे और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ में सिंगल ट्रांसफर वैल्यू सिस्टम चला था। क्लियर है, चलिए आगे तरफ चलते हैं। इलेक्शन आपको पता है था जुलाई अगस्त 1946 के अंदर होते हैं। रिजल्ट के अंदर आपको पता है कांग्रेस जीत जाती है, टोटल 208 सीटें आती है, मुस्लिम की 73 सीटें आती है और इंडिपेंडेंट की 15 सीटें आती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की 73 सीटें आई थी, क्योंकि देखो पहले तो जिन्ना ने मना ही कर दिया था कि हम तो अपना पाकिस्तान अलग बनाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जब समझाया, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस विश्नो जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर और लॉरेंस ने समझाया, तब जाके बात बनी कि ठीक है मैं चुनाव तो लड़ देता हूँ। चुनाव लड़ने के बाद नतीजे साफ दिखे कि 73 सीटें ही आई है ओनली, वो फिर चला गया। तो आफ्टर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग 73 सीट चली जाएंगी 389 में, तो 299 सीटें बच गई और आफ्टर पार्टीशन यही मामला बैठ गया। वन सेकेंड, चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 208 सीटें कांग्रेस की हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग की हैं, इंडिपेंडेंस की 15 सीटें हैं, और बाइकआउट करने के बाद 299 सीटें बचती है इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। अब सेरेमनी थोड़ा याद रखना, पेपर के अंदर आता है, जैसे कि पेपर 15 अगस्त 26 जनवरी बना भी रहे हैं। जो रिपब्लिक डे जो होता है 26 जनवरी वाला, तो सेलिब्रेट की जो लास्ट सेरेमनी होती है ना, तो अपन बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। क्लियर है। इंडिपेंडेंस डे के अंदर क्या होता है, जो 15 अगस्त होता है, उसमें पीएम क्या करता है, रेड फोर्ट के अंदर, रेड फोर्ट के ऊपर क्या करेगा, झंडे को फहराएगा, इंडियन फ्लैग को होस्ट करेगा। और रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी होता है, ये संविधान का दिवस है, यहाँ पर अपन ने अपना पहला क्या चुना था, इसमें अपन ने पहला अपना प्रेसिडेंट चुना था। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अनफ्यूरल्स करेगा फ्लैग को कर्तव्य पथ। ये तीनों चीजें आपको याद रखिए। 15 अगस्त के अंदर पीएम मोदी करते हैं, जैसे अभी मोदी जी चल रहे हैं तो मोदी जी करेंगे, और रिपब्लिक डे के अंदर जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू चल रही है तो वो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि 1946 के अंदर ये सब कुछ चल रहा था, जुलाई अगस्त के अंदर चुनाव हुए। अब 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था, उन्नीस, पहले आप रखना कि 13 दिसंबर 1946 के अंदर जेएल नेहरू ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था। ये आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके थ्रू लिया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। कब लिया था, 13 दिसंबर 1946। याद करने का तरीका यही है, 13 दिसंबर को तो उन्होंने लिया 1946 के अंदर, और 22 जनवरी के अंदर अगले ही साल 22 जनवरी 1947 के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडोप्ट भी कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। यानी अपन इसको याद में जैसे ये रखता हूँ कि तू तेरा देख भाई, क्या याद रखना है, तू तेरा देख भाई, तू तेरा, तेरा से तेरा याद रखना है, भाई का मतलब 22 आ गया, तो तू तेरा देख भाई, 1946 जनवरी 1947।
अब कमेटी जो बनती है, अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है ना तो कमेटी बनती है, लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। तो मेजर कमेटी तो 8 बनती है, माइनर 13 बनती है, टोटल अपने पास में हो जाती है 21। तो पेपर के अंदर 21 या 22 ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप चूज कर लेना, 21 दिखेगा या 22 दिखेगा, दोनों नहीं दिखेंगे। तो टोटल अभी के लिए 21 मान के चलो कि 21 टोटल कमेटी बनी थी, जिसमें 8 तो मेजर थी, 13 माइनर कमेटी थी। अब बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार करेगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनना चाहिए, वो सारी चीज होगी, वो 29 ऑफ अगस्त 1947, जहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी 141 डेज लेती है ड्राफ्ट को तैयार करने के। तो याद क्या रखना है कि 29 अगस्त 1947 के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी। अब किसने बनाई, कितने लोग थे, वो आगे वाली स्लाइड में करते हैं, अभी आपको इतना याद रहे कि ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 के अंदर। क्लियर है? अब देखिए ये है टोटल 7 मेंबर। चेयरमैन इनके बी आर अम्बेडकर साहब रहेंगे, जो जिसे अपन मॉडर्न मनवा ऑफ द या फिर मॉडर्न मैन भी नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर देखने को मिलेंगे, एन गोपाला स्वामी नेकर देखने को मिलेंगे, मोहम्मद शादुल्ला देखने को मिलेंगे, पीएल मित्र देखने को मिलेंगे, उसके बाद माधवराव चेंज हो गए थे, फिर डीपी खेतान देखने को मिलेंगे, जिसके बाद टीटी कृष्णचारी आ चुके थे, फिर के एम मुंशी आएंगे। तो याद रखने का आपको ट्रिक जो है वो आएगा, बीबीए कोर्स होता है बिजनेस का, बीबीए, तो उसको याद रखना बीबीए कांड से, जैसे बीबीए किया तो कांड कर दिया कुछ भी। तो बी का मतलब क्या हो गया, बी आर अम्बेडकर, फिर एक बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी एल मित्तर, ए का मतलब आ जाएगा अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के का मतलब क्या आ जाएगा, के एम मुंशी, एन का मतलब क्या आ जाएगा, एन का मतलब आ जाएगा एन गोपाल स्वामी नेकर, डी का मतलब डीपी खेतान, और जो ए बच गया इसको रिप्लेस कर देना किसके साथ में, एम के साथ। ठीक है। एम का मतलब मोहम्मद शादुल्ला। तो बीबीए कांड हो गया, बी आर अम्बेडकर, फिर बी के बाद में बी एल मित्र, और मित्र है कोई चीज का दोस्ती है, मित्र है मतलब क्या है, माधव। जैसे कृष्ण और बलराम के लिए दोस्ती होती थी ना, तो अपन क्या बोलते थे, माधव ए माधव, तो मित्र माधव से हो गया। और खेतान अगर आपने देखा हो तो कंपनी, अपने पंखा जो चलता है वो खेतान कंपनी के होता है मतलब, जो अपने रूफ के अंदर रूफ जो फैन होता है ना वो खेतान, तो उसके नीचे सपोज दैट आप टीटी खेल रहे हो, टीटी टेबल टेनिस खेल रहे हो, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे कि डीपी खेतान को किसने रिप्लेस किया, तो टीटी करप्शन चारी वाला आपको याद रखना। क्लियर है? टोटल कितने सेशन हुए थे, तो 11 सेशन हुए थे। सेशन का मतलब ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट कितने, मतलब कॉन्स्टिट्यूट कितने दिनों में बना, तो 11 सेशन हुए थे, और 165 दिन तक हुआ था, 11 सेशन फॉर 165 डेज। टोटल टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 17 या 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए, और टोटल 64 लाख पैसा जो है वो खर्च हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। क्लियर है? तो 2 साल 11 महीने 17 या 18 दिन याद रखना है, टोटल सेशन 11 हुए थे, जिसके अंदर 165 डेज रखते हैं। अब ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो पहला जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश कब हुआ था, मतलब पहले दिखाया गया था लोगों को कि कैसा है, तो 21 फरवरी 1948 के अंदर, 8 मंथ्स टू पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया के सामने 8 महीने के बाद डाला गया था। फिर आता है 4 नवंबर 1948, यानी इसी साल की बात कर रहे हैं 1948 के अंदर, तो बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था फाइनल ड्राफ्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आपको ये याद रखना है कि कब फाइनल ड्राफ्ट बी आर अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने किस दिन रखा था, तो 4 नवंबर 1948, शायद मेरे हिसाब से 8 नवंबर था या 4 था, एक सेकंड में देख लेता हूँ, 4 नवंबर था बिल्कुल, 4 नवंबर 1948 के अंदर फाइनल ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया। ठीक है। तो पहला ड्राफ्ट आपको याद रखना है कितनी तारीख को हुआ था, 21 फरवरी, प्यार का महीना था, 21 फरवरी 1948 के अंदर, और फिर 4 नवंबर 1948 के अंदर फाइनल ड्राफ्ट को डाला गया था। पहली रीडिंग जो हुई थी 5 दिन के अंदर हुई थी, सेकंड रीडिंग जो हुई थी 15, ऐसे याद रखता हूँ मैं, तो 15, 17 अक्टूबर, नवंबर, 48 मार्च। ठीक है। अक्टूबर नवंबर, 15, 17 अक्टूबर नवंबर, यानी 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरी रीडिंग कंप्लीट कब हुई थी आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949, जिस दिन अपना क्या बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि 26 नवंबर 1949 के अंदर अपन ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। बस कुछ दिन का वेट था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इसे इम्प्लीमेंट डालना था। क्लियर है? संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है। 26 नवंबर को किस नाम से जानते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेशन। टोटल 11 सेशन हुए थे, तो सारे तो पूछेगा नहीं। पहला सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली मुलाकात कब हुई थी, तो याद रखना है 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 के अंदर। आपको पता है ना कि 9 दिसंबर के अंदर तो ये मीटिंग करेंगे पहली, कौन क्या सिस्टम, उसके बाद अगले दिन, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन, 11 दिसंबर के अंदर, 9 दिसंबर के अंदर क्या होगा, 11 दिसंबर के अंदर क्या होगा, 13 दिसंबर के अंदर क्या होगा, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। 13 दिसंबर के अंदर अभी बात की 1946 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया था, जिसे 22 जनवरी 1947 में अडोप्ट भी कर लिया गया था।
11 दिसंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो राजेंद्र प्रसाद को चेयरपर्सन घोषित कर दिया गया था। 9 दिसंबर को एचसी को डाला गया था, पहले सचिदानंद सिन्हा को डाला गया था फ्रेंच के थ्रू, क्योंकि सबसे वृद्ध आदमी, सबसे उम्र दराज आदमी यही थे, तो पहले बोला गया आप पुट कीजिए, फिर जब इलेक्शन में तो राजेंद्र प्रसाद को बाद में बना दिया गया। तो आगे पढ़ेंगे अपन। फिर 10वां सेशन आपको याद रखना है, जो 6 से 17 अक्टूबर 1949 के अंदर हुआ है। और 11वां जो है वो जो लोग कि लास्ट सेशन हुआ है, तो लास्ट सेशन 26 नवंबर को ही देखेगा लास्ट, 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 के अंदर। तो पहला याद रख लिया 1946 के अंदर, जिस साल चुनाव हुए उसी साल सब कुछ हुआ। और लास्ट का 1949 के अंदर, जो कि 6 से 17 अक्टूबर है, और अगला 14 से 26 नवंबर है। फिर फाइनल ड्राफ्ट जो है वो बी आर अम्बेडकर ने, जैसे कि पता है आपको, 4 नवंबर 1948 के अंदर बंगाल पर कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने शामिल किया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, ये देखिए, अडॉप्ट करना और इम्प्लीमेंट करने में फर्क है। अडॉप्ट तो किया गया था 26 नवंबर 1949, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 के अंदर। लेकिन कुछ प्रोविजन थे ना, वो उसी दिन लगा दिए गए थे, कब, 26 नवंबर 1949 के अंदर। कौन से थे, जैसे सिटीजनशिप एक्ट हो गया, जो अपन पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो है वो अपने को सिटीजनशिप की बात करता है। फिर इलेक्शन के जो भी थे, जो इलेक्शन का अगर हो चुके हैं तो फिर प्रोविजन तो लगेंगे, और प्रोविजन है पार्लियामेंट का, ये तीनों जो है वो उसी दिन लगा दिए गए थे। अब आता है कि शेड्यूल, कितने शेड्यूल थे टोटल, एट प्रेजेंट तो 12 है, लेकिन और पार्ट अभी कितने, 25 है। उस टाइम पे 8 ही थे और 22 पार्ट थे, 8 ही शेड्यूल थे। अब ये 12 कब हुए वो सारी चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी याद करना है टोटल शेड्यूल जो है। शेड्यूल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुद्दा है मैन। जैसे अपने आप मैथ की किताब देखते हो तो लोगरिथम हो गया, अब लोगरिथम के अंदर जो सब पार्ट है वो पार्ट के अंदर बनेंगे। तो शेड्यूल तो हो गए टोटल 12, और पार्ट बन गए अपने पास 25। उसके बाद अगर बात करें उस दिन कितना बना था, तो टोटल 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे, और एक प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना भी था। ये क्लियर हो गया आपका कि 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट, प्रियम्बल। और एट प्रेजेंट आर्टिकल जो है वो 470 यानी 470 के करीब है। 8 शेड्यूल की जगह 12 शेड्यूल बन चुके हैं, और पार्ट 22 की जगह 25 हो चुके हैं। ठीक है, और प्रियम्बल अभी भी सेम है। अब बात करते हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इसका काम क्या था। तो दो मेजर फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेजर फंक्शन थे। पहला फंक्शन तो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। अगला था लॉ मेकिंग बॉडी, यानी ये लॉ भी बनाएगी, लेजिस्लेचर की तरह भी काम करेगी, जो कि लॉ बनाने का काम करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वाले की बात करें तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था इलेक्शन के बाद में। महात्मा गांधी, याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं है। कारण क्या था, वो चाहते ही नहीं थे कि देश का बंटवारा हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो देश को बंटवारे के बाद में तो चली है। महात्मा गांधी यहाँ के पार्ट नहीं थे। टेम्परेरी प्रेसिडेंट आपको जैसे बताया था, सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद ने कुर्सी ले ली थी, और 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिया गया था। तो सचिदानंद सिन्हा बिफोर इलेक्शन। और पूछ ले किस प्रैक्टिस से लिया गया था, तो फ्रेंच प्रैक्टिस से इनका किया गया था। फ्रेंच वाले लोग क्या करते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, जो इन चीजों में ज्यादा उम्र दराज होते हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उनको बनाते हैं। तो उस फ्रेंच वाले प्रैक्टिस से इनको बनाया गया था। फंक्शन एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी अगर आप ये बात करो कि पहली पार्लियामेंट की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था अपना, ठीक है, फंक्शन किया था। लॉ मेकिंग की बात करें तो जीवी मावलंकर, जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे अभी ओम बिड़ला चल रहे हैं, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, जो लेजिस्लेचर चल रहा है उसके अंदर, लेकिन वहां पे जीवी मावलंकर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले स्पीकर वही थी। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो टीटी कृष्णचारी देखने को मिलेंगे, और एच सी मुखर्जी देखने को मिलेंगे। तो जीवी मावलंकर याद हो जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में टीटी कृष्णचारी। जो टीटी कृष्णचारी का याद हुआ तो खेतान, डीपी खेतान को करके बैठे थे रिप्लेस, कहाँ पे, ड्राफ्ट कमेटी के अंदर। ड्राफ्ट कमेटी कब बनी थी, 29 ऑफ अगस्त 1947 के अंदर बनी थी, 29 ऑफ अगस्त के अंदर। ठीक है, जिसको अध्यक्षता कौन कर रहे थे, चेयर कौन कर रहे थे, बी आर अम्बेडकर, जिसे मॉडर्न मैन के नाम से भी जाना जाता है। लेजिस्लेचर यानी मैक लॉ को भी बनाएंगे, तो लॉ वाला अलग हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो गया। क्लियर है, अब आगे तरफ बढ़ते हैं। और क्या क्या फंक्शन थे। नेशनल फ्लैग को याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो 15 अगस्त 1947 के अंदर देश आजाद हुआ है, तो उससे पहले फ्लैग वगैरह तो बनाना पड़ेगा ना अपने को, इंडियन नेशनल फ्लैग। तो 22 जुलाई को, एक महीने पहले ही, लगभग एक महीने से थोड़ा कम टाइम में 22 जुलाई को बना दिया गया था। फिर नेशनल एंथम, जो कि जनगण मन होता है, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, अपने सभी को पता है। और उसके बाद नेशनल सॉन्ग, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम, जो अपना नेशनल सॉन्ग भी है। ये 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी को अपना लग गया था, अडोप्ट कर लिया था, इन्फोर्स हो चुका था अपना अडोप्ट, तो 26 नवंबर 1900 को हुआ था।
लेकिन 24 जनवरी 1950 के अंदर अपन ने क्या कर लिया था, इन दोनों को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया था। कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन का मतलब ये होगा कि वो स्टेट, कॉमनवेल्थ का मतलब ये होता है कि वो स्टेट, स्टेट का मतलब अगर अपन वर्ल्ड वाइड बात करते हैं ना, तो जहाँ राज्य की बात होती है वहां पर स्टेट के नाम से अपन देशों को जानते हैं। जैसे जब बड़े स्तर के ऊपर बात करते हैं तो यूएसए भी एक स्टेट है, इंडिया भी एक स्टेट है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन का मतलब हो गया, ये कब आया था, मई 1949 के अंदर अपन कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन में आ चुके थे। यानी वो टेरिटरी जो वर्ल्ड की है जहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत की है वो कॉमनवेल्थ में आते हैं। तो वो कब आए थे अपन, मई 1900, वैसे तो अपन पहले आ गए थे अंडर में तो, लेकिन रेटिफिकेशन जो हुआ है ना वो मई 1949 के अंदर। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हुई होगी। सॉरी, नेशनल फ्लैग को बनाया किसने था, आपको याद होगा तो आप बताइए नेशनल फ्लैग को। तो ये पिंगाली रामकन्या थे, उन्होंने पिंगाली ने बनाया था, ठीक है। 3:2 के अंदर होता है, जिसके अंदर 3 कलर होते हैं, ट्राई कलर के अंदर होते हैं, बीच में अशोक का चक्कर होता है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं कि लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन था। पीएन राव था यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर बोलते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन था लीगल वाला, तो बीएन राव थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था, एस एन मुखर्जी था। जैसे बोलते हैं ना मेरा बेटा चीफ है, तो एस ओ एन होता है, ओ हटा दो एस एन, ठीक है। तो चीफ कौन है, एस एन मुखर्जी है। नंबर ऑफ सीए मेंबर्स वो जो साइंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उस दिन साइन कितने लोगों ने किया था, तो ये याद रखना आपको, 284 लोगों ने किया था। टोटल 299 सीटें बची थी आफ्टर पार्टीशन, बिकॉज पहले थी 389, 73 चली गई थी किसकी, मुस्लिम वाली, 15 इंडिपेंडेंट वाली आई थी, जनरल सीटें आई थी। तो 15 ही, देखो यहाँ पर भी याद रखना, 15 ही फीमेल मेंबर थी जिन्होंने साइन किया था 284 के अंदर। अब साइन कब हुआ ये बता दो। तो साइन हुआ है 24 जनवरी 1950 के अंदर, क्योंकि 26 जनवरी के अंदर तो तय हो जाएगा। और प्रेसिडेंट 26 जनवरी 1950 के अंदर राजेंद्र प्रसाद को चूज कर लिया गया था। यानी अब हमारा इंडिया रिपब्लिक बन चुका है, किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे स्टेट का अपने ऊपर अधिकार नहीं है। अब हम स्वतंत्र है हमारे निर्णय लेने के लिए। क्लियर है। चलिए, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, यानी हाथों से जो लिखा है, कैलियोग्राफर जिसे बोलते हैं अपन। इंग्लिश के अंदर जो लिखा था वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी से याद रखना है। और हिंदी के अंदर वसंत कृष्णा विद्या जो थे, उन्होंने हिंदी के अंदर कैलीग्राफी की थी। डेकोरेट किसने किया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फूल पत्तियां लगी हुई, वो किसने लगाई थी, तो दो लोग थे, एक तो नंदलाल बोस था, एक बिहोर राम मनोहर था। ये बिहोर राम मनोहर जो है, बी आर मनोहर जिसे बोलते हैं, ये जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने क्वेश्चन बोला पूछा था। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। वैसे नहीं, पेपर के लिए जरूरी है। बिहोर राम मनोहर जो थे उन्होंने डेकोरेट किया था, नंदलाल बोस भी थे। लेकिन हिंदी के अंदर लिखने का काम बसंत कुमार विद्या ने किया है, इंग्लिश के अंदर प्रेम बिहारी रायजादा ने किया है। तो 26 जनवरी के अंदर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में थी, राजकुमारी अमृता कौर जो है उनको पहली हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। सुचिता कृपलानी को कृपा करो, सीएम साहब कृपा करो, तो सीएम बनाया गया था यूपी का। और सरोजनी नायडू जो है उनको पहला गवर्नर बनाया गया था यूपी स्टेट का। यूपी स्टेट से दो चीजें आपको अच्छे से पूछी जा सकती है कि पहला गवर्नर कौन था, तो सुचिता कृपलानी, सॉरी, सरोजनी नायडू था। ये याद रखना, यूपी की पहली फीमेल है ये गवर्नर। पहला गवर्नर नहीं है, पहली फीमेल गवर्नर है ये। पहला फीमेल सीएम की बात करें तो कौन है, यूपी के अंदर सुचिता कृपलानी। कृपा कीजिए सीएम, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है रिटन के अंदर, यानी सिंबल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हाथी के टाइप का है, बहुत बड़ा विशाल का है। और लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन की यूज हुई है वो इंग्लिश के अंदर है। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। मेजर कमेटी माइनर कमेटी देखते हैं। मेजर आपको बताया था टोटल 8 कमेटी बैठी थी, इन 8 को बारे में पता होना चाहिए अपने को। चलिए, इसके अंदर पहली अगर कमेटी की बात करें तो पहली कमेटी यूनियन पावर कमेटी है, जो कि जवाहरलाल नेहरू थी। क्लियर है। उसके बाद में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो बैठती है, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद स्टेट्स कमेटी बैठती है, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू। तो 3 में तो जवाहरलाल नेहरू है। याद कैसे करोगे, जब भी देखो, इसका याद करने का भी एक तरीका होता है, जीके को पढ़ने के साथ साथ में याद भी रहना है। अगर यूनियन या स्टेट की बात आएगी कमेटीज में, तो याद किसको रखना है, जेएल नेहरू को याद रखना है। क्लियर हो गया क्या, जेएल नेहरू को। उसके बाद में प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आती है, या फिर एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट की कमेटी आती है, तो याद किसको रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर इंटरिम गवर्नमेंट में बात करते हैं, तो अगर बात करें कि ब्रदरहुड की, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर क्या था कि ब्रॉडकास्टिंग कौन करेगा, होम अफेयर्स कौन करेगा, तो वो
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रोविंशियल कमेटी आ गई या फिर एडवाइजरी कमेटी आ गई फंडामेंटल राइट्स की, माइनॉरिटीज की, तो यहाँ पर आपको सरदार पटेल देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जेबी कृपलानी वाले क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स जो सब इसके अंदर भी देखो, पांचवी जो कमेटी है ना, इसके अंदर काफी छोटी छोटी कमेटियां में बैठी थी, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट का जो काम कर रहे थे ना, जेबी कृपलानी कर रहे थे। ठीक है, कृपा कीजिए, फंडामेंटल राइट दीजिए हमें। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है बी आर अम्बेडकर साहब है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्टेयरिंग कमेटी की बात करें, यानी स्टेयरिंग कौन संभाल रहे हैं, मैं राजेंद्र प्रसाद जी संभाल रहे हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल कौन लगा रहे हैं, ये लगाए क्योंकि प्रेसिडेंट है भैया, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। तो टोटल कितनी, 8 कमेटी, 3 में जवाहरलाल नेहरू है, 2 के अंदर जिसमें यूनियन और स्टेट की बात होगी, प्रोविंशियल की बात होगी या होम अफेयर्स की बात होगी, फंडामेंटल ड्यूटीज माइनॉरिटीज की बात होगी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे, जिसके अंदर सब पार्ट में जेबी कृपलानी याद रखना जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात होती है, इस टाइप से आपको याद है। क्लियर है? चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब माइनर कमेटी की बात करते हैं। देखो माइनर कमेटी भी 13 थी, ये याद रखनी है अपने को, पेपर में पूछी जाती है। तो देखिए फाइनेंस एंड स्टाफ, स्टाफ को कौन संभालेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये याद रखना है, नेशनल फ्लैग के लिए राजेंद्र प्रसाद। अब एड हॉक कमेटी आगे आपको सिटीजनशिप की देखने को मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट की भी देखने को मिलेगी, इन दोनों में वर्धाचार्य आएंगे, एस वर्धाचार्य आएंगे, ये याद रखना है। तो एड हॉक कमेटियां 3 थी, नेशनल फ्लैग की राजेंद्र प्रसाद जी को याद रखना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट की और सिटीजनशिप की जो आएगी वो वर्धाचार्य से याद रखें। और स्टाफ, फाइनेंस और स्टाफ का कौन संभालेगा, राजेंद्र प्रसाद संभालेंगे। क्रेडेंशियल कमेटी को अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर से याद रखें, यानी बोलते हैं ना कि आपका क्रेडिबिलिटी कुछ है कि नहीं है, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस की जब बात करते हो या फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की बात करते हो, मतलब घर की बात कर रहे हैं, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो पट्टा सितारामैया याद रखना है। जैसे घर का पट्टा बनाते हैं ना, तो पट्टा का मतलब क्या हो गया, घर का मामला चल रहा, हाउस का मामला चल रहा है, ऐसे याद रखना, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी सेम रहेगा। फिर कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था एक तो, ठीक है, और एक लो लेजिस्लेटिव वाला था। तो लेजिस्लेटिव के अंदर जीवी मावलंकर को दिया गया था, बोला आप हेड कीजिए, लेकिन ये इस पे ध्यान रखने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे जीवी मावलंकर आपको देखने को मिलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। उसके बाद नलिनी रंजन सरकार, जो एक्सपर्ट कमेटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन, जो कि फाइनेंशियल प्रोविंसेस जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन पे नलिनी रंजन सरकार याद रखें। ठीक है, सरकार के पास पैसा है, पैसा है, पैसा। तो ये याद रखना, फाइनेंशियल प्रोविंसेस की बात करें। एस के डर कमेटी, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, एस के डर कमेटी जो है, एस के धार कमेटी भी बोलते हैं इसे, लैंग्वेज के ऊपर क्या लैंग्वेज रहेगी, स्टेट की लैंग्वेज क्या रहेगी, देश की क्या लैंग्वेज रहेगी, सारा मामला एस के धार ने संभाला था। इसके बाद में स्टेट कैसे बना, आंध्रा सबसे पहला स्टेट बना था जो कि लैंग्वेज बेस का था, ये एस के धार कमीशन में बैठा था उस टाइम। बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे अपन। उसके बाद स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कमेटी, अब ड्राफ्ट को यानी बी आर अम्बेडकर कमेटी को कौन चेक कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू कर। और लास्ट की जो प्रेस गैलरी है वो उषा नाथ को याद रखना है। प्रेस गैलरी, प्रेस का मतलब ऐसे होता है ना, कपड़ों की इस्त्री करते हैं प्रेस बोलते हैं, तो प्रेस का मतलब उषा नाथ, उषा कंपनी की प्रेस आती है, तो उषा नाथ सेन से याद रखो। तो टोटल 13 कमेटी याद हो जाएंगी। फाइनेंस एंड स्टाफ की कौन याद कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी। एड हॉक कमेटी 3 बनी थी, वर्धाचारी के लिए पास में 2 थी, सिटीजनशिप के था एक तो सुप्रीम कोर्ट का था, और जो बच गया नेशनल फ्लैग का वो राजेंद्र प्रसाद का था। के बाद में क्रेडेंशियल किसका है, लादी कृष्ण स्वामी का। घर की बात करेगा या चीफ कमिश्नर की प्रोमिसेस की बात करेगा, तो किसकी बात करेगा, पट्टा सीतारामैया की। उसके बाद में बिजनेस कौन संभालता है, अब ये देखो मैं भूल गया था बट अभी देखो क्लियर हो गया, बिजनेस कौन संभालता है, जैसे गांव का मुंशी होता है, तो के मुंशी से याद रखना कि बिजनेस कमेटी इनकी है। क्लियर है? उषानाथ कमेटी आपको याद हो जाएगी, प्रेस गैलरी वाला था, उषानाथ सेन को हेड कर रही थी। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला मेंबर वो कौन एग्जामिन कर रहा है, जीवी मावलंकर कर रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्ट कमेटी को चेक कर रहे हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया भी था, इसके धार कमीशन है, फ्लैग के लिए राजेंद्र प्रसाद याद रखना है। कैपिटल स्टेट का मतलब देखो क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल वगैरह एरिया। ठीक है, प्लूटो, प्लूटोक्रेटिक का मतलब क्या होगा, इंग्लिश में पढ़ते हैं प्लूटो वाला जो अपन रूट वर्ड पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, अच्छे अच्छे लोग जो रिच पीपल होते हैं वो गवर्नमेंट को चलाते हैं, उसे प्लूटोक्रेटिक बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड का मतलब ये हो गया कि an economic system of combines element of market economy and planned economy, यानी जिसके अंदर दोनों टाइप की चलती है, मतलब कैपिटलिस्ट भी चलता है
और गवर्नमेंट का भी रोल रहता है। ये कैपिटलिस्ट स्टेट का मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट से मतलब है गवर्नमेंट कंट्रोल द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गवर्नमेंट नहीं करती। कैपिटलिस्ट का मतलब हो गया जो इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इंडिया मिक्स इकोनॉमी को अपनाता है, कुछ लोग कुछ प्राइवेट भी है और कुछ गवर्नमेंट भी है। चलिए, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास के अंदर अपन आगे की चीजें देखेंगे। ये सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी है। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको डिफेंस प्रेप की टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, तो आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। इस क्लास को जितने अच्छे से याद करोगे ना, वो चीजें अच्छे से बेहतरीन बनती जाएंगी, और फिर पॉलिटी का कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।